कल की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज सुस्त शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन कहां अगर सुस्ती और कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो क्या वहीं पर तुरंत होंगे आपके लिए खरीदारी के मौके? क्या लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे, छुएंगे, पार करेंगे, टिकेंगे या फिसलेंगे? लाइफ टाइम हाई नजदीक क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। ढेरों सवाल हैं और उन सभी सवालों का जवाब देंगे अनिल सर हमें। साथ ही बाजार में कुछ नए डेवलपमेंट्स के बारे में भी उनसे करेंगे चर्चा। सबसे पहले बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या हैं? दीप, आज की ट्रिगर्स वैसे तो कम है क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में, स्पेशली अमेरिकी बाजारों में रही छुट्टी का माहौल। बाकी बाजार तो भले ठीक है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में जरूर छुट्टी का माहौल रहा। इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी आपको हल्की सी कमजोरी के साथ नजर आ रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। एशिया की कमजोर शुरुआत होती हुई दिखी है, शायद उसका थोड़ा बहुत असर है। ओपेक प्लस की बैठक रद्द हो चुकी है और कच्चा तेल आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। 2018 के बाद के हाईएस्ट लेवल आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कच्चे तेल में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है, जो कि हमारे बाजारों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। कई सारे बदलाव हुए हैं एमफी की लिस्ट में, जिसमें से मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप की जो लिस्ट है उनमें शेयर्स का आना जाना, ट्रांसफर जिसे कह सकते हैं, रीबैलेंसिंग, ये होती हुई दिख रही है, जो आगे चलते हुए होगी लागू। एविएशन कंपनियों के लिए अच्छी खबर, घरेलू उड़ानों के लिए क्षमता बढ़ाकर 50 से 65% अब करने जा रही है सरकार। तो ये सारी खबरें हैं जिन पर आपको रखना है फोकस। जी दी। बिल्कुल सर, तो कई सारी खबरें हैं जहां पर हमें करना है फोकस और बाजार के एक्शन पर भी करनी है चर्चा। आज का सेटअप समझे सर, उससे पहले एक बार जरा रिकैप ले लेते हैं। कल फाइनली बाजारों में एक बड़ी मूव आती हुई दिखी। पिछले हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए, डेज हाई पर बाजार बंद हुए। कैसे समझे सर जो एक्शन हुआ है कल? आज थोड़ी सुस्ती जरूर एसजीएक्स निखा रहा है, बट कल फाइनली जो एक बड़ी मूव आई है, ये क्या से कह रही है बात सर? मजबूती के दर्शन हुए हैं दीप कल। जिस तरह से देखिए, डे हाई पर बंद होना हमेशा अपने आप के लिए अपने आप में एक बड़ी बात होती है। बड़ी बात इसलिए होती है कि आप ओवरनाइट रिस्क लेकर चलते हैं कि कल क्या होगा पता नहीं, और कल क्या होने में 12 घंटे का फर्क होता है। सुबह 9:15 बजे आप 3:30 बजे तक का ठीक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन दोपहर 3:30 बजे आपको सुबह 9:15 बजे का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल काम है। ये आप और हम समझ सकते हैं, और सारे जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हैं वो इस बात से सहमत होंगे। और ऐसे में अगर आप डे हाई पर बंद होते हैं लगातार 2 दिन, शुक्रवार को भी और साथ में सोमवार को भी, तो ये ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बाजार की तरफ दिखाता है कि हाँ, हमें डर नहीं है, ओवरनाइट पोजीशन रखने में हम पॉजिटिव हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। प्लस अगर नीचे आ भी गया तो क्या, कितना आएगा, और आएगा तो हम खरीदेंगे। ये जो सेंटीमेंट के साथ बाजार बंद होता है डे हाई पर, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होता है। और अगर इस कॉन्फिडेंस में कहीं आपको दाल में काला लग रहा हो कि 30, 40, 45 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, तो मैं ये कहूंगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं तुरंत ही कह देता हूं, पहली बात, मुझे नहीं लगता कि हम लाल निशान में खुलने चाहिए। दूसरी बात, अगर खुल जाए तो तुरंत लपक लीजिए, कोई चिंता न करें। जितना ज्यादा नीचे खुले उतना बेहतर है हमारे खरीदारी करने के लिए आज से। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, 4 दिनों का करेक्शन और 2 दिनों की रिकवरी, ये आप कह सकते हो। और अगर आज ही वापस लाइफ हाई बना लें तो आप कह सकते हैं कि 15,915 से आप 15,635 तक पहुंचे, लगभग 300 पॉइंट, और उसको 300 पॉइंट पहुंचने में आपको 3 से 4 दिन लगे, वापस 300 पॉइंट की रिकवरी में भी 3 से 4 दिन लगे। फिलहाल आप रेंज में हैं, रेंज के हायर एंड पर है। रेंज के हायर एंड पर यह आभास होता है कि आप तोड़कर बाहर निकलने वाले हैं, नए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। और रेंज के निचले सिरे पर हमेशा यह डर रहता है कि ब्रेकडाउन की तैयारी है, अब यहां से गिरेंगे और जोर से गिरेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि रेंज को ट्रेड करने का तरीका आपको आना चाहिए। रेंज के ऊपरी सिरे पर प्रॉफिट बुक करना है, बेचना है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, और रेंज के निचले सिरे पर लेना है। तो यहां पर अब आज एक बार गैप डाउन ओपनिंग होती है, खरीदारी का मौका बनेगा, और उसके बाद रेंज के ऊपरी सिरों पर 15,900 के आसपास आप जब पहुंचेंगे तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका होगा, और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने का भी आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ये काम करना चाहिए। तो मेरा ये समझना है, नीचे की तरफ 15,500, 15,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऊपर की तरफ 15,900, 16,000 रुकावट का लेवल है। इस रेंज के किसी एक तरफ निर्णायक रूप से बाहर निकलेंगे तो हम एक बड़े मूव की तैयारी करेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक रेंज के हायर एंड पर आपको बेचना भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर नीचे खुले तो ही बेच देना है, नीचे खुले तो खरीदना है, और ऊपर आए और रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचे तो बेचना है। तो आपको दोनों तरफ के मौके बनेंगे। और दीप, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत है। इस बाजार में कहीं दिक्कत नहीं है, और लगभग अप्रैल से मुझे याद नहीं आता कि एक भी बार हमने बेचने की राय दी हो
शॉर्ट करने की राय दी हो कि आप बाजार टॉप बना रहा है नीचे गिर जाएगा, इस तरह की राय आई नहीं। हाँ, ट्रेडिंग के लिहाज से आप रेंज को ट्रेड करते हैं वो एक अलग चीज है। 50-100-150 पॉइंट के ऊपर नीचे जो निफ्टी होती है उसमें आप ट्रेड करें वो अलग बात है। बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ इंटैक्ट है, बने हुए हैं, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर से आज एक डुबकी और लगाइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के महाकुंभ में। दीप भयंकर तेजी है वहां पर, और मुझे लगता है कि यह तेजी कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते की अभी भी और है, हफ्ते 2 हफ्ते की अभी भी और है। तो मिड जुलाई तक तो कम से कम आपको चिंता नहीं करनी है। 15-20 जुलाई तक तो आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बने रहिए। उसके बाद जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा फुल फेज, तब देखेंगे कि कंपनियों के नतीजों के लिहाज से क्या व्यू बनता है। लेकिन तब तक आपके लिए एक्शन तेजी की तरफ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर है। वहीं पर आज भी आपको ढेर सारे मौके ढूंढने चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, और आप तो लगातार बाजार पर कॉन्फिडेंस बढ़ा ही रहे हैं। ट्रेडिंग की अलग एडवाइस होती है, बट हमेशा बाजार पर आपकी एडवाइस रही खरीदारी की, और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स में तो जबरदस्त एक्शन है ही। चलिए आज का एक्शन समझेंगे सर, पर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जहां तक बाजार की बात है, और इस मुद्दे पर आपने सबसे पहले और कई बार आवाज उठाई है। सेबी की तरफ से नए पेनल्टी के नियम आ गए हैं जब भी एक्सचेंजेस में कोई भी ग्लिच होती है, कोई भी परेशानी होती है, जैसे कि हमने 24 फरवरी के दिन वो बड़ी परेशानी देखी थी, उस पर अब सेबी के नए पेनल्टी के नियम आ गए हैं सर। 16 अगस्त से लागू होने वाले हैं। कैसे देखते हैं ये नए नियम जो सेबी ने लागू किए हैं, क्योंकि इस पर आप कई बार आवाज उठा चुके हैं। बिल्कुल दीप, और हमने बहुत जोर शोर से और मजबूत तरीके से ये आवाज उठाई, और मैं सेबी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले को बहुत गहराई से देखा, समझा और उस पर एक सही एक्शन लिया है। एक गाइडलाइन बनाई है, एसओपी बनाई है, जिसे आप गाइडलाइन समझ सकते हैं कि टेक्निकल ग्लिचेस के केसेस में क्या कुछ होना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक आम निवेशक या फिर कोई बड़ा फंड भी हो, वो बाजार में उनका स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए, बाजार में उनका कॉल गलत सही हो जाए, उसके दम पर उन्हें नुकसान हो, सहन कर सकता है, मान सकता है कि ठीक है मेरी गलती है। लेकिन अगर किसी और की गलती हो और उस वजह से वो ट्रेड ना कर पाए या वो अपनी पोजीशन ना ले पाए, ना बेच पाए, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है। सिंपल सी बात है, आपके मेरे साथ भी होगा। एक हद तक जाने के बाद आपको लगेगा कि आपकी गलती का नुकसान मैं क्यों भुगतूं, मेरी गलती का नुकसान आप क्यों भुगते, वो वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे में टेक्निकल ग्लिचेस के केसेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ये लगता है कि अरे गलती मेरी नहीं है, फिर भी नुकसान मेरा। एक तो मेरा मुनाफा होता था या नुकसान कम होता था, वो गया, उसके विपरीत अब नुकसान हो रहा है, उसकी भी भरपाई नहीं। तो सेबी ने जो कदम लिया है वो सराहनीय है, बहुत सही कदम है कि हर एक सिस्टम में हर एक इंटरमीडिएट की जवाबदेही होनी चाहिए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से लेकर डिपॉजिटरी से लेकर एक्सचेंजेस के लिए जो गाइडलाइंस आई है, कल सेबी ने कहा, उसमें मॉनेटरी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। और अगर टेक्निकल ग्लिचेज होती है तो उसमें टॉप मोस्ट जो लोग बैठे हैं पोस्ट पे, एमडी, सीईओ और सीटीओ लेवल के लोग, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जवाबदेही तय होगी। एक्सचेंजेस पर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर, डिपॉजिटरीज पर जुर्माना लगाया जाएगा और उस जुर्माने को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डाला जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत सही आइडिया है और ये बहुत सही कदम है, जो सही डायरेक्शन में भी है। ये जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं जरूर इस कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन उसके बावजूद 2 चीजें और ऐसी है दीप, जो मुझे लगता है कि अभी और करने की जरूरत है, और आई एम श्योर सेबी उस पर काम भी कर रही होगी और वो आगे आपको चलते हुए देखने को भी मिलेगा। पहली चीज कि अगर टेक्निकल ग्लिच आई और वो टेक्निकल ग्लिच प्रूव होती है और उसके दम पर अगर सेबी एक्सचेंजेस पर या फिर दूसरे इंटरमीडिएरीज पर फाइन लगाती है, अच्छी बात है। लेकिन उस फाइन के बाद भी जिन इन्वेस्टर्स और जिन ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है, पैसा उनके पास नहीं आएगा, पैसा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, इन्वेस्टर गारंटी फंड जो भी है उसमें जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि अल्टीमेटली निवेशकों के नुकसान की भरपाई कैसे हो, उसका भी एक फॉर्मूला बनना चाहिए। एक्सचेंजेस अपने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में पैसा डालें, वो ठीक है, इन जनरल वो सबके लिए काम का है कि कभी जरूरत पड़े तो उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जिन इन्वेस्टर्स का सीधे सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, दिक्कत इसमें एक ही है, शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि ये गाइडलाइन आने में थोड़ा वक्त लगेगा, हुई कि उस नुकसान को कैसे आंका जाए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि देखिए, हम भी पीछे मुड़कर कह सकते हैं कि अरे उस वक्त ये होता तो मैं इस भाव में बेच देता। क्या उसका फॉर्मूला ये होना चाहिए कि जिन लोगों के पेंडिंग ऑर्डर थे और वो पेंडिंग ऑर्डर का भाव आके निकल गया और वो नहीं बेच पाए, तो शायद उसके नुकसान की भरपाई होनी थी?
या कोई ये कहे कि मुझे तो 2 बजे ही बेचना था और 2 बजे सिस्टम डाउन हो गया, तो अल्टीमेटली वो करना आसान काम नहीं है। लेकिन आई एम श्योर, और मैं जानता हूं कि सेबी मुश्किल काम करने के लिए जानी जाती है, इस तरफ भी कुछ न कुछ ऐसा एक फॉर्मूला बनेगा सेबी की तरफ से जहां अंदाजा लगा सके ठीक ठीक तौर पर कि इन्वेस्टर्स के नुकसान को वाकई में नुकसान हुआ है और उस नुकसान की वाकई में भरपाई हो सकती है। तो मुझे लगता है उसका भी एक फॉर्मूला बनना चाहिए, उसके भी एक सिस्टम, एक प्रोसेस बनना चाहिए और एक फॉर्मूला होना चाहिए, एक प्रोसेस होनी चाहिए जिसके तहत जिस किसी इन्वेस्टर या ट्रेडर को यह लगे कि मैं आज टेक्निकल ग्लिच की वजह से ट्रेड नहीं कर पाया या शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाया या कुछ और हुआ, तो मेरा ये प्रोसेस है, मुझे किस कंडीशन में मेरे नुकसान की भरपाई होगी, किस कंडीशन में नहीं होगी। तो एक चीज ये हो सकती है। और दूसरी चीज एक और स्ट्रांगली जो मुझे लगता है कि सेबी को करने की जरूरत है, आई एम श्योर उस पर काम चल भी रहा है, चल भी रहा होगा, वो है अब तक आज जो गाइडलाइंस आई है वो एक्सचेंजेस के लिए है, डिपोजिटरीज के लिए है और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए। यही गाइडलाइन ब्रोकर्स के लिए भी आने की जरूरत है, क्योंकि आजकल आप देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है और लो कॉस्ट ब्रोकरेजेस जबरदस्त फैले हुए हैं। जो ट्रेडिशनल बड़े ब्रोकर्स हैं रिटेल में, जिनकी बड़ी दखल है, वो भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहे हैं और वो भी एक तरह से लो कॉस्ट मॉडल प्लस टेक्नोलॉजी वाले ब्रॉड बेस्ड मॉडल पर जा रहे हैं। और ऐसे में हर रोज आपको हर दूसरे दिन किसी न किसी बड़े ब्रोकर का सिस्टम डाउन होने की खबर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस बात की भी जरूरत है कि जिन ब्रोकर्स के एंड पर, एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं, जिन ब्रोकर्स के एंड पर टेक्निकल ग्लिच है उनके लिए भी एक इस तरह की गाइडलाइंस बने, एक सिस्टम बने कि उनके क्लाइंट्स का क्या, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है इन सब केसेस में, सबसे नीचे के लेवल पर जो है वो है क्लाइंट या इन्वेस्टर, सबसे ज्यादा नुकसान उसको भरना पड़ता है। उसके बाद अगर ज्यादा से ज्यादा वो सब ब्रोकर या उसका ब्रांच ऑफिस ब्रोकर का जो भी इसे कहते हैं या फ्रेंचाइजी कहते हैं, वहां पर आकर रुक जाता है। अगर उसे क्लाइंट से पैसा लेना है, क्लाइंट देगा नहीं, या क्लाइंट की क्रेडिट पड़ी है तो वो फ्रेंचाइजी उसको देगा नहीं। ऊपर के लेवल, ब्रोकर के लेवल पर कुछ नहीं चलता रहता है। तो मुझे लगता है एक गाइडलाइन ये भी बनने की जरूरत है कि अगर ब्रोकर के केसेस में, और स्पेशली ऑनलाइन ब्रोकर्स और स्पेशली लो कॉस्ट ब्रोकरेजेस जो आपको कहते तो हैं कि ब्रोकरेज नहीं के बराबर है या कम है, लेकिन उनके सिस्टम उतने चुस्त दुरुस्त है नहीं, आए दिन वो डाउन जो होते रहते हैं, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और वहां पर भी एक सिस्टम और प्रोसेस इस तरह का बनना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट इसकी वजह से नुकसान करता है तो उस केस में ब्रोकर की क्या जवाबदेही होगी, कैसे होगी, वो भी समझने की जरूरत है। तो आई एम श्योर ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर और आगे चलते हुए आप सेबी की तरफ से बहुत कुछ एक्शन होते हुए दिखेंगे। लेकिन जो कुछ सेबी ने किया है ये आसान काम नहीं है, बड़ा काम है। बाजार के सबसे बड़े इंटरमीडिएटरीज जो एक्सचेंजेस होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, डिपोजिटरीज होती हैं, उन पर इस तरह की गाइडलाइंस और सीधे तौर पर उनकी टॉप पोस्ट पर बैठे हुए लोगों पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाना, ये मजबूत डिसीजन है सेबी का और सही दिशा में डिसीजन है। और इसकी हमें, आपको, सबको, इन्वेस्टर्स को जरूर तारीफ करनी चाहिए और आई एम श्योर आगे भी इसी तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली डिसीजन सेबी की तरफ से आप आते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल सर, तो इन्वेस्टर फ्रेंडली डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है एक्सचेंज की तरफ से। आशा करते हैं कि जैसे प्रॉब्लम 24 फरवरी को हुई वैसी दोबारा ना हो, बट सेबी की तरफ से अब ये नए नियम भी लागू होते हुए दिखेंगे। पर जी बिजनेस की मांग है कि और भी यहां पर मजबूती लाई जाए। आशा करते हैं कि सेबी इस पर भी सोच विचार करेगा। तो चलिए, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जहां पर हमें रखनी है नजर। पर आइए अब आज का ट्रेड सेटअप भी समझते हैं, जानते हैं अनिल जी से कि संकेत क्या कह रहे हैं, कौन से लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। बताएं सर, आज आपकी नजर कहां पर है? देखिए, आज की नजर के लिहाज से अगर आप देखेंगे, संकेत तो मैंने ग्लोबल न्यूट्रल रखे हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा संकेत नहीं। मैं पॉजिटिव भी रख सकता था, न्यूट्रल से पॉजिटिव आप जो मानना चाहें मान ले, दोनों ही है, न्यूट्रल से पॉजिटिव बायस पर हैं ग्लोबल संकेत। एफआईएस के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हुए, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए कि अब तक इतने दिनों से नेगेटिव चल रहे एफआईएस के संकेत आज पहली बार न्यूट्रल हुए। हालांकि मैं अति उत्साहित नहीं हूं, लेकिन उत्साहित जरूर हूं कि चलिए नेगेटिव से न्यूट्रल तो हुए। भाई अल्टीमेटली अगर गाड़ी आपकी रिवर्स गियर में चल रही है और अगर आगे आपको बढ़ना है तो पहले न्यूट्रल करेंगे, फिर आप गियर नंबर 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे। तो आई होप कि एफआईएस ने रिवर्स गियर से न्यूट्रल किया है और न्यूट्रल गियर से फिर वो फर्स्ट सेकंड गियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। धीमी गति से ही बढ़ें, लेकिन गियर आगे का लगा रहे तो बेहतर है। एफएनओ के संकेत पॉजिटिव थे कल, आज न्यूट्रल हुए, तो यहां एक नॉच नीचे आया है। एफआईएस के संकेत एक नॉच ऊपर आते हुए दिखे।
आइए, सेंटिमेंट और ट्रेंड आपके लिए पॉजिटिव साइड पर होता हुआ दिख रहा है, ये आपके लिए आज के संकेत। अब आइए दिन की सपोर्ट रेंज 15,750, 15,900, ये मजबूत सपोर्ट जो है दिन के लिए आसानी से टूटने वाला नहीं। इस रेंज में अगर एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से दिखा रहा है 30-40 पॉइंट 15,835 पर आप बंद हुए हैं, अगर 30-40 पॉइंट नीचे खुलते हैं 15,790, 15,800 के आसपास, मतलब आप दुआ कीजिए कि जितना नीचे खुले, जितना ज्यादा गैप से खुले, तुरंत प्रभाव से पहले मिनट में वहीं पर खरीदारी करने की राय होगी। अगर 15,750, 15,790 की रेंज में खुलता है तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार न करें दीप, और वहीं पर निफ्टी को पकड़ लें, बस छोड़े नहीं, वहीं पर पकड़ लें। तो मैं तो चाहता हूं कि अगर 50-75 पॉइंट, 40-50 पॉइंट जैसा एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी देर पहले नीचे दिख रहा था, उतना नीचे खुले तो खरीदारी का मौका आपके लिए तुरंत बन जाएगा। उसके नीचे जाने की संभावना कम है, फिर भी 15,675, 15,725 ये दूसरी रेंज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 15,860, 15,890 पहला रुकावट का लेवल है, उसके पार निकले तो लाइफ टाइम हाई है 15,915, वहां से लेकर 15,975 की रेंज में कहीं रुकेंगे। कहां रुकेंगे पता नहीं, लेकिन उस रेंज में कहीं कहीं रुकना है, क्योंकि उसके बाद खुला नीला आकाश हो जाता है। 15,915 के ऊपर तो कुछ है नहीं, लाइफ टाइम हाई नया बनेगा, इतिहास बनेगा। तो इतिहास बनने के बाद फिर जितना जाना जाए, हाँ ये कह सकता हूं कि 16,000 के पार नहीं जाएगा जल्दबाजी में, उतना पता है, लेकिन कहां वो 15,925 पे रुकेगा, 950, 975 पे कहना मुश्किल है। तो ऊपर का छोड़ दीजिए, जितना जाए जाने दीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, वो सबसे बेस्ट है। तो ये आपके लिए निफ्टी पर बड़े जोन हो गए जहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब आइए बैंक निफ्टी, 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग फिर से मिल गई, थैंक यू वेरी मच। 34,900, 35,000 ये बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है, दिन के लिए आसानी से टूटने वाला है नहीं। तो पहले तो इस पे नजर रखिए, तो यही नहीं जाएगा, और अगर गैप से खुल के 35,000, 35,050 की रेंज में खुल जाए, 34,900 दिख जाए तो लपक लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा बैंक निफ्टी, छोड़िए मत। अब आइए, इसके नीचे अगर गए तो ही है, जाने की संभावना कम है। 34,650, 34,800 मजबूत सपोर्ट जोन है, वहां पर आंख बंद करके खरीदारी कीजिए। ऊपर में 35,375, 35,450 हल्की रुकावट का लेवल है, पार करके टिके तो 35,550, 35,650 वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। याद रखिए, इस पूरे रनअप में बैंक निफ्टी ने अब तक की जो हाईएस्ट क्लोजिंग दी है वो दी है 35,650 की, और जो हाईएस्ट हाई बनाया है वो 35,815 के आसपास का बनाया है। तो 35,500 के ऊपर आप कंजेशन जोन में घुस जाते हैं, ये ध्यान में रखना आपको जरूरी है। तो वहां पर आपको थोड़ा सावधान होना है। जैसे आप 16,000 के नजदीक निफ्टी में सावधान होंगे, वैसे ही 35,600, 35,500 से 35,800 की रेंज में थोड़ा सावधान होना है, ये ध्यान में रखिए। ये बात होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बड़े रेंज की। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ऊपर रेजिस्टेंस है, बट अभी भी स्कोप है बाजार का ऊपर मूव करने का। देखते हैं किस तरह की ओपनिंग होती है। दिन की रेंज क्या रहेगी सर? दिन की रेंज दीप देखिए 15,790, 15,860 इस रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेगा, ठीक है। न 15,790 के नीचे जाने की जल्दबाजी होगी, न 15,860 को पार करने की हड़बड़ी। फिर भी मीडियम रेंज 15,750 से 15,890 की मानकर चलें। पूरी संभावना यह भी बन सकती है कि पूरा दिन भर हम इसी रेंज में काम करके दिन खत्म कर दें, लेकिन बड़ी रेंज की संभावना से मैं इनकार कभी भी नहीं करता और आज भी नहीं करूंगा। 15,675, 15,915 ये बड़ी रेंज है, क्योंकि 15,915 के ऊपर के लेवल्स मेरे पास है नहीं, मैंने वहीं पर रेंज को स्टॉप किया, लेकिन इसके पार निकले तो नेचुरली थोड़ी और अपसाइड बन सकती है लाइफ टाइम हाई के ऊपर। बैंक निफ्टी 35,000, 35,375 दिन की छोटी रेंज है ये, यहां पर आप फोकस कीजिए। 34,900, 35,550 ज्यादा संभावना है कि पूरे दिन भर हम इसी मीडियम रेंज से काम चला लें। जब भी मैं 3 रेंज देता हूं तो उसमें ज्यादा संभावना यह होती है कि मीडियम रेंज को बाजार दोनों तरफ नहीं तोड़े उस रेंज के, क्योंकि जो जनरली स्मॉल रेंज होती है वो पिछले दिन के डेटा के बेसिस पर होती है। मीडियम रेंज अगर उस मूव को बाजार किसी एक तरफ और बढ़ाने की कोशिश करे तो वो होता है। तो इसलिए ज्यादा संभावना हमेशा आपके लिए ये रहेगी कि मीडियम रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखे, और बड़ी रेंज कभी कभार बाजार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देने की कोशिश करता है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, उसकी तैयारी रहनी चाहिए। इसलिए मैं 3 रेंज देता हूं ताकि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। समझो एक ही रेंज दूं और कल को बाजार में किसी तरह का अलग मूव आए तो फिर आप वहां ढूंढे देखें और मैं कहां हूं, शो में हूं नहीं हूं। तो मैं बताने के लिए आपको 3 रेंज इसलिए देता हूं ताकि आप एकदम प्रिपेयर रहें। देखिए मतलब ट्रेडिंग के लिए उतरना एक मतलब जंग लड़ने के बराबर वाला मामला है, ऐसा कोई आसान काम है नहीं। तो आप अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उतरेंगे
तैयारी के साथ उतरेंगे तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। जरूरत ना पड़े आप 5 चीजें लेकर उतरते हैं, जरूरत एक से ही आपका दुश्मन एक से ही हार जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपके पास 4-5 हथियार होने चाहिए, और ये हथियार आपकी रेंज है, आपके लेवल से, आपके स्टॉप लॉसेज हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और आज की बड़ी रेंज है 34,800 से 35,650। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए दिन की रेंज, नजर रखिए और लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, जैसा अनिल जी हर बार कहते हैं। अच्छा सर, कल की तेजी में क्या बदलाव हुए हैं एफआईज की पोजीशनिंग में, पीसीआर में? थोड़ा सा एफआईएस की पोजीशन घटकर आई है 73%, 75% से लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। पीसीआर थोड़ा बढ़कर आया 1.09 से 1.25, इसीलिए हमने उसको न्यूट्रल कर दिया है, पॉजिटिव। कल आपको ध्यान है, हमने कहा कि सीरीज की शुरुआत में 1.09 का पीसीआर ना लाइट और कंफर्टेबल है, लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए सही मौका है। और आप देखिए दिन के हाई पर बंद हुआ है, आज न्यूट्रल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ओवर बॉट है, बिल्कुल भी नहीं है, ओवर सोल्ड भी नहीं है, बैलेंस्ड है, ठीक है। इंडिया विक्स अनचेंज है 12 के आसपास, कंफर्टेबल है। लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है तो मैं स्टॉप लॉस आज का आपका ऊपर कर रहा हूं। कल आपका स्टॉप लॉस 15,625 का था इंट्राडे और क्लोजिंग, आज 15,675, बस इंट्राडे क्लोजिंग दोनों यही रखिए। बैंक निफ्टी कल आपका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे का था, जहां तक मुझे याद है वो था 34,600 का, ठीक है। आज का स्टॉप लॉस बढ़कर 34,900, जिनको थोड़ा और डीप लगाना 34,800 लगाए, लेकिन मेरे ख्याल से 300 पॉइंट नीचे का ठीक है। 34,900 कल का लो भी था, और 34,900 के नीचे अगर दिन के दौरान जाए या 34,900 के नीचे बंद होता दिखे तो अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करें, संभावना कम है, इतना नीचे नहीं जाएंगे, इसलिए वो स्टॉप लॉस परफेक्ट है। शॉर्ट साइड पर आपके लिए स्टॉप लॉस एक ही है, 15,925। कल भी यही दिया था, आज भी यही है, 15,925 का स्टॉप लॉस लगाकर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन में बने रहें। 15,925 के पार निकले और बंद हो, एग्जिट, थैंक यू वेरी मच। गलत ट्रेड हो गया, आगे से नहीं करेंगे, या मतलब करेंगे तो सही लेवल पर करेंगे और फिर से इसी तरह से स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ट्रिगर हो जाएगा तो हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं करेंगे ऐसा नहीं, कोई चीज ना तो बोलना ही नहीं है, मौका मिलेगा तो सब करना चाहिए। और एक्चुअली मैं कहता हूं कि आमतौर पर 95% ट्रेडर्स हमेशा 90-95% ट्रेडर्स हमेशा लॉन्ग करके ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको दोनों तरफ की स्ट्रेटजी आनी चाहिए। आपको ट्रेंड और डायरेक्शन पकड़ में आना चाहिए, और ऐसे में अगर ट्रेंड और डायरेक्शन आपको नीचे की तरफ का ट्रेड देता है तो शॉर्ट भी करना आना चाहिए। लॉन्ग तो करना आप जानते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा, जो 5 या 10% ट्रेडर हैं शायद जो ज्यादातर शॉर्ट करके पैसा बनाना जानते हैं। अच्छा, जो और उनमें भी कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको हमेशा शॉर्ट ही करना है, उनको लॉन्ग करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, वो भी गलत है। तो खाली लॉन्ग और खाली शॉर्ट करने वाले दोनों ही ट्रेडर्स, दोनों को दूसरी स्ट्रेटेजी भी सीखना जरूरी है, ताकि आप एकदम प्रॉपर तरीके से हर रोज का बाजार फिर आपके लिए बने। नहीं तो जैसे अगर ट्रेंडिंग बाजार है ऊपर ही ऊपर का, तो शॉर्ट वाला क्या करेगा, और ट्रेंडिंग बाजार नीचे ही नीचे का है तो लॉन्ग वाला फंस जाएगा, तो उसमें आपके नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। तो ट्रेडर के तौर पर आपको दोनों तरह की स्ट्रेटेजी आना जरूरी है। अगर शॉर्ट है 15,925 का आपका स्टॉप लॉस होगा निफ्टी पर, शॉर्ट साइड पर, और बैंक निफ्टी पर 35,400 का छोटा स्टॉप लॉस है, वो रख सकते हैं क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर। जिनको दूर का लगाना है वो 35,550 का भी लगा सकते हैं, 35,650 का भी लगा सकते हैं, अपनी श्रद्धा पर है, अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी और पॉकेट पर है। मेरे हिसाब से 35,400 ठीक है, वहां पर लगा लीजिए, 200 पॉइंट ऊपर का ये ठीक रहेगा। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये है आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, लेवल्स रिस्पेक्ट करें, मौजूदा पोजीशंस हो तो ध्यान रखिए इन सारे लेवल्स का। नई पोजीशंस कैसे बनाएं सर? खरीदा निफ्टी 15,675 के स्टॉप लॉस के साथ 15,860, 15,890, 15,915 और 15,950 के आसपास, 16,000 के ऊपर, 15,915 के ऊपर के लेवल अंदाज से दिए। तो ये लेवल से आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,890, 15,950 की रेंज में शॉर्ट करें। 15,860 पे देखें कि सीन क्या है। अगर देखिए जैसे डाउ 60 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर्स में, तो वहां फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि थोड़ा मजबूत है डाउ, तो इतना जल्दी शॉर्ट ना करें। अगर आपको लगे डाउ लाल में आ गया तो 15,860 पे भी चांस ले सकते हैं। तो आपको 15,860 से सोचना शुरू करना है कि भाई मुझे शॉर्ट कहाँ करना है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है। लेकिन 15,890, 15,950 ये रेंज तो अच्छी है, वहां है तो एक बार चांस जरूर लीजिए। बिना पानी में कूदेंगे तो तैरना सीखेंगे कैसे, तो एक बार वहां पर शॉर्ट कीजिए। 16,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। 15,850, 15,815, 15,790 और 750, ये 4 टारगेट के लिए निफ्टी में करनी है आपको बिकवाली।
अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदिए 34,900 क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है दीप आपका। 35,300 और 35,375 दो छोटे लेवल, 35,450 35,550 दो मीडियम लेवल, 35,650 और उसके बाद 35,725 होता है, लेकिन मैंने वहीं पर स्टॉप लॉस लगा दिया बस। 35,650 अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग जो इस रनअप में मिली है वहां तक काफी है, उसके बाद देखेंगे। तो ये सारे लेवल से अगर आप खरीदारी करते तो। अब बैंक निफ्टी बेचने का मामला थोड़ा ट्रिकी है। वैसे तो मेरा 35,375 के आसपास ही मुंह में पानी आता है कि यहां पर भी बेचा जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है। खाली डर एक ही चीज का है दीप, और वो है एचडीएफसी बैंक। पता नहीं, एचडीएफसी बैंक बड़ा मजबूत दिख रहा है और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वजन वाला है, और आज भी बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। तो एचडीएफसी बैंक को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और खाली बैंक निफ्टी का सोचूं, अरे ये तो रेंज आ गई 35,375 35,450 के आसपास, 550 के आसपास, ये तो परफेक्ट रेंज है, यहां तो बेचना ही चाहिए। कोई इन्विटेशन थोड़ी देगा यहाँ इस रेंज पर आने के बाद। तो हम क्या करेंगे, बेचेंगे जरूर बैंक निफ्टी को। 35,375 से ही आप मूड बनाना शुरू करें बैंक निफ्टी बेचने के लिए, और देखिए कि उस लेवल के आसपास किस तरह का मूड माहौल रहता है। 35,550 35,650 तक बेचने का मौका बनता है, लेकिन चूंकि 35,375 35,550 की रेंज में आप बेच रहे हैं, 35,650 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 35,300 35,225 35,075 और 35,000 ये हैं टारगेट जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में ऊपर में बिकवाली करनी चाहिए, और जरूर करनी चाहिए। बेचिएगा, रुकिएगा मत, मैं फिर कह रहा हूं, वहां पे आए तो बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि अगर ब्रेकआउट हो जाए तो एक ही बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। अदरवाइज बार बार लगातार 35,450 से 35,650 की रेंज से बैंक निफ्टी घूमता है, और उस रेंज में अगर आप बेचे तो रिस्क कम है, बेचा जा सकता है। 35,375 पर जरूरी नहीं वहां बेच ही दें, वहां सिचुएशन देखें, फिर दिमाग लगाकर फिर डिसीजन लें। जी क्लियर है सर। तो लेवल्स रिस्पेक्ट करें और ऊपर की रेंज में जरूर कंजेशन आएगा, आपको बिकवाली का भी मौका मिलेगा, तो उसका भी आप ध्यान रखें। बैन लिस्ट जहां तक अपडेट की बात है सर, एक और स्टॉक ऐड हो गया, जैसा कल हम बैन के से बेनिफिट में जान भी रहे थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग की एंट्री हो गई है। नालको, पीएनबी और इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये 3 स्टॉक्स आज बैन में है। सर फंड्स का डेटा समझाएं। बिकवाली जरूर हुई है कैश में, बट छोटा फिगर आया है, और फ्यूचर्स में एफआईएस ने अच्छी खरीदारी करी कल स्टॉक फ्यूचर्स में सर। समझ रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा है दीप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बड़े दिनों बाद नेगेटिव से न्यूट्रल रखा है। हालांकि मैं थोड़ा अपने आप को उत्साहित भी मान रहा हूँ कि एक दिन में भैया ऐसे सोचो मत कि एफआई सुधर गए हैं, और लेकिन ठीक है ना, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो अगर उन्होंने बेचना कम किया तो उसी से उत्साह बढ़ाएं कि भाई चलो अच्छा कर रहे हो आप, बेचना कम कर रहे हो, वो भी बढ़िया है। तो 338 करोड़ का ही उन्होंने बिकवाली किया है, वो अच्छी बात है। सामने 1370 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, ये है दमदार चीज। हाँ, यानी कि नेट 1000 करोड़ से ज्यादा की स्टॉक्स में खरीदारी है, और ये बड़े दिनों बाद दिखी दीप। और साथ ही आप देखिए इंडेक्स में, देखिए सिर्फ 133 करोड़ की बिकवाली, कोई खास है नहीं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि नेट आंकड़े अच्छे हैं एफआईएस की तरफ से। ऐसे तो मैं पॉजिटिव भी दे सकता था, नेट निकालेंगे आप तो पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन मैं एक दिन के एक्शन से ज्यादा, मतलब वही कि डिसीजन एकदम फाइनल पे आ जाए, 1-2 दिन देखते हैं ना। लेकिन हाँ, कम से कम इतना कंफर्ट आ रहा है कि एग्रेसिवली नहीं बेचना है, वो भी काफी है। घरेलू फंड अपने हिसाब से खरीद रहे, 650 करोड़ की खरीदारी ठीक है उनकी तरफ से। और जब ट्रेडर्स वापस आ गए मैदान में कल से, तो फिर ठीक है। अगर घरेलू फंड कम भी खरीदे तो ट्रेडर्स तैयार बैठे, कल उन्होंने दमदार खरीदारी की है, तो ओवरऑल आंकड़े आपके हो गए अच्छे। ये हो गए एफआईज और डीआईज के। अब वायदा कारोबार 15,722 हो गया। क्यों? 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से पुट में 21 लाख शेयर कल ही जुड़े और हाईएस्ट भी है। तो अब 15,700 के नीचे जब तक बंद ना हो, और इसलिए हमने लेवल दिया है 15,675 का स्टॉप लॉस का। ये क्लियर कट आपका सपोर्ट रेंज हो गया वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। 15,800 उससे पहले ही एक मजबूत सपोर्ट आ जाएगा दिन के लिए। कैसे? 15,800 के पुट पर 38 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 33 लाख शेयर हैं। आप उससे करीबन 35 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो 35 पॉइंट अगर गलती से निफ्टी नीचे आता है 15,790 15,800 की रेंज में, तो कल जिन्होंने कॉल राइटिंग की है वही पहले काटने की कोशिश। हालांकि कल कॉल राइटिंग नहीं हुई है, कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट 10 लाख शेयरों से घटा ही है, लेकिन अभी भी 33 लाख शेयरों की कॉल राइटिंग पुरानी तो पड़ी है ना, उनको तो कटना है। तो और 27 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, तो ये मजबूत है ट्रेडर्स। तो मेरे ख्याल से 15,790 15,800 ही, या 15,775 15,800 ही तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे जाने की संभावना फिलहाल मुझे नहीं दिख रही। कम से कम शुरुआती कारोबार में तो नहीं दिखती। दिन के दौरान आगे जो भी हो वो हो। ये आपके लिए बेस हो गया।
ऊपर हल्की रुकावट का लेवल 15,900 के आसपास है, जहां 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो ब्रॉडली ये हो सकता है 15,790, 15,890 इस 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी वक्त बिताने की कोशिश करे। आज ये वायदा कारोबार के डेटा से आपको दिखता है। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 15 लाख शेयरों का, 10 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। 34,900, 35,000, 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी आपके लिए। मेक और ब्रेक लेवल 35,200 है, जहां 7-7 लाख शेयर पुट और कॉल दोनों में है। इसी से आपको डिसाइड करना है, ये ट्रेंड डिसाइडर है। और ऊपर में 35,500 के आसपास रुकावट है, जहां 13 लाख शेयर है। तो 35,450, 35,550 की रेंज में कहीं भी निफ्टी, बैंक निफ्टी जाकर रुक सकता है। तो लेवल्स इतने बढ़िया और क्रिस्टल क्लियर है दीप की क्या बताऊं, बहुत परफेक्ट आए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कहीं कोई लाइफ में कंफ्यूजन नहीं है जी। बिल्कुल सर, तो बढ़िया लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, बढ़िया एक्शन वाला दिन होना चाहिए। सुस्ती मिले, डिप मिले तो खरीदारी का भी मौका है। ये है अनिल जी की राय। आइए थोड़ी देर में हमारे गेस्ट के साथ भी जुड़ेंगे और जानेंगे आज कौन से शेयर्स पर उनकी नजर है। पर उससे पहले आज के खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकरेजेस आपको बता देते हैं। कुशल, देवांशी, मानसी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें कौन कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कोफोर्ज पर नजर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। तो देखना होगा कि यहाँ से कितना पूंजी ये जुटाते हैं और क्या इंस्ट्रूमेंट ये यूज करते हैं। साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेज ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा 33 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान जो है पिरामल एंटरप्राइजेज ने किया था। साथ ही एम्फी की रीक्लासिफिकेशन लिस्ट आती हुई दिखी है माफ कीजिएगा, जहां पर लार्ज कैप से जो है ये मूव करते हुए दिखे हैं। मतलब यहाँ इसके पहले ये मिड कैप में थे और मिड कैप से अब लार्ज कैप में ये स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, जिसमें मैं लिस्ट आपको बता दूं, एनएमडीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, चोलामंडलम फाइनेंस, सेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, हनीवेल ऑटोमेशन और अदानी टोटल गैस शामिल है। वहीं अगर आप देखें तो मिड कैप में जो मूव करते हुए दिखे हैं लार्ज कैप से, यानी कि एक डाउनग्रेड आप कह सकते हैं यहाँ पर होता हुआ दिखा है, जहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल, आईजीएल, पेट्रोनेट एलएनजी, एल्केम लैब्स, एचएएल और साथ ही अबॉर्ड इंडिया शामिल है। तो जो एम्फी की रीक्लासिफिकेशन है, इन सब जो स्टॉक्स इसमें शामिल हैं, यहाँ पर भी आपको नजर बनाकर रखनी है आज। बिल्कुल, और ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर रीक्लासिफिकेशन हुई है मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में, और जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं उनके भी एडिशन हुए हैं। तो रीक्लासिफिकेशन एम्फी की ये जरूर फोकस में आज रहने वाली है। बट साथ ही ढेरों और स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। देवांशी से जान लेते हैं। मॉर्निंग देवांशी, बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आपको एनएमडीसी पर फोकस करना है, क्योंकि आज से ओएफएस शुरू होता हुआ दिखेगा और सरकार की ओएफएस के जरिए 7.5% हिस्सा बेचने की योजना है। 4% का बेस ऑफर है, 3.5% ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफर है और साथ ही जो सरकार है उन्होंने 5% का एम्प्लॉय ऑप्शन भी खुला रखा है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद आता हुआ दिख सकता है। ओएफएस का जो फ्लो प्राइस है वो 165 रुपये प्रति शेयर पर तय हुआ है, जो कि कल की क्लोजिंग से करीब 6% के डिस्काउंट पर है। नॉन रिटेल निवेशकों के लिए आज ओएफएस खुलेगा और रिटेल निवेशकों के लिए कल ये ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा और इससे सरकार करीब 3,622 करोड़ रुपए जुटा सकती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए दिखे। आप देखिए, तिमाही आधार पर इस बार बैंक अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन सालाना आधार पर इस बार अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। कुल जो डिपॉजिट्स हैं उसमें 38% तक की बढ़त सालाना आधार पर होती हुई दिखी है, लेकिन 3% तक की गिरावट तिमाही आधार पर हमने देखी है। एडवांसेस में भी 2% तक की गिरावट हमने क्वार्टरली बेसिस पर देखी है, लेकिन 31% तक का ग्रोथ ईयरली बेसिस पर आता हुआ दिखा है। डिसबर्सल्स भी आप देखिए, अगर आप क्वार्टरली देखें तो इस बार कम होता हुआ दिखा है और जो एयूएम है वो भी 3% तक इस बार कम होता हुआ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। बैंक का कहना है कि इस बार प्रोविजनली 2% तक की रीस्ट्रक्चरिंग होने की संभावना है, लेकिन जो बैंक के कलेक्शन लेवल्स हैं वो 114% पे आ चुके हैं, 94% जो पिछले महीने थे मई के महीने में। आईडीएफसी फर्स्ट, यहाँ पे भी आप देखिए ओवरऑल जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं तिमाही आधार पर कम आते हुए दिखे हैं। इस बार जो कुल एडवांसेस हैं उसमें तिमाही आधार पर 3% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। इनके जो कुल डिपॉजिट्स हैं वो 2% तक बढ़ते हुए दिखे हैं और जो रिटेल एसेट्स है वो इस बार सीक्वेंशली 1% तक कम होते हुए दिखे, लेकिन सालाना आधार पर सारी बैंक्स में अच्छा ग्रोथ परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा है। मारुति सुजुकी, इस पर आप नजर रखिए, जहाँ पे जून प्रोडक्शन के नंबर्स आए हैं। कुल मिला के जून महीने में कुल उत्पादन 50,742 यूनिट से बढ़कर 1.65 लाख यूनिट्स पर आते हुए दिखे हैं। करीब 200% तक का जो जंप है वो हमने इनके प्रोडक्शन में देखा है। इसके साथ ही तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको फोकस रखना है। मारुति और साथ ही एनएमडीसी, ये दोनों स्टॉक्स हैं जहां पे आज सबसे ज्यादा फोकस रहेगा।
बिल्कुल, तो नजर रखिए इन सारे काउंटर्स पर और ऑफ कोर्स एनएमडीसी ऑफर फॉर सेल फाइनली आ चुका है। मानसी से भी जानते हैं कुछ और खबरें आज के लिए। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एविएशन स्पेस पर नजर रखनी है। इंटरग्लोब, स्पाइसजेट, जेट एयरवेज पर फोकस कीजिए क्योंकि घरेलू एयरलाइंस नेटवर्क क्षमता बढ़ा सकती हैं, बढ़ाकर 65% का इस्तेमाल कर सकेंगी। फिलहाल 50% नेटवर्क क्षमता का ही इस्तेमाल हो रहा है। एविएशन मंत्रालय ने क्षमता विस्तार का आदेश जारी किया है और लगातार 5वें हफ्ते एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एविएशन मंत्रालय का आदेश ये है कि 31 जुलाई 2021 तक ये नियम जो है वो लागू होते हुए दिखेंगे। एविएशन मंत्रालय विमान किराया सीमा में संशोधन भी करेगा। सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है, तो इसके चलते एविएशन स्पेस पर फोकस रहेगा। इन्फोएज से जुड़ी कुछ खबरें हैं। एक तो आईपीओ में जोमैटो का वैल्यूएशन $10 बिलियन रहने का अनुमान है। 3 महीने पहले ये वैल्यूएशन $8 बिलियन था। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स ने जोमैटो और स्विगी के खिलाफ सीसीआई में शिकायत दर्ज की है। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का आरोप लगाते हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सीसीआई में एक शिकायत दर्ज की है। इसके चलते हो सकता है स्टॉक में इन्फोएज पर एक बार फोकस रखना चाहिए। एलेंबिक लिमिटेड, बल्क ड्रग्स के कारोबार में दबाव जारी रहने की खबरें आ रही हैं। मैनेजमेंट के लगातार प्रयास करने के बावजूद सेगमेंट में घाटा होता हुआ दिख रहा। कंपटीशन बढ़ने से आगे भी दबाव जारी रहने की संभावना है, तो इसके चलते एलेंबिक लिमिटेड पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इस खबर पर भी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज आपको फोकस में आते हुए दिखेंगे। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस की नजर किधर है एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए आज क्या कह रही हैं रिपोर्ट्स? सबसे पहले एचडीएफसी बैंक यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया और पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए 1495 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं मैक्वायरी अगर आप देखें तो इन्होंने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज हाउस में मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लक्ष्य यही दे रहे हैं 2005 रुपए का। जेफरीज खरीदारी किराया दे रहे 1900 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन सीएलएससी जो है खरीदारी किराया दे रहे ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। 1825 के आसपास का जो है इन्होंने लक्ष्य दिया है। और देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में सबसे पहले यही कहा गया कि अब धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्शंस सभी राज्यों से खत्म हो रही हैं, उसका एक फायदा लोन पिकअप में देखने को मिलेगा। रिटेल डिमांड काफी बढ़िया, लेकिन नियर टर्म कैटलिस्ट होगा कि जो इनके क्रेडिट कार्ड पर बैन लगा है वो हटता है तो एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है, स्टॉक में तेजी आ सकती है। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर नजर रखेंगे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1225 रुपए के लक्ष्य के लिए 1020 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1150 रुपए के लक्ष्य के लिए 1031 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। ये कह रहे कि टोटल इम्पेयर्ड लोन्स अगर देखें तो फिलहाल 8.2% के आसपास है। एयूएम ग्रोथ सालाना आधार पर तो अच्छी थी, लेकिन तिमाही दर तिमाही क्यू अगर आप देखें तो इसमें 3% की गिरावट देखने को मिली। गोदरेज कंज्यूमर सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, ज्यादा ऊंचा लक्ष्य नहीं दिया। 925 कल की क्लोजिंग है। 950 के लक्ष्य के लिए देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। ये मान रहे कि 13% से लेकर 19% तक की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अफ्रीका में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लॉन्ड्री सेगमेंट में देखें और फ्रेग्रेंस सेगमेंट में देखें तो प्रदर्शन बढ़िया है, लेकिन जो इनका सोप सेगमेंट है यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेशन आपको देखने को मिल सकता है। और अंत में बायोकॉन लंबे समय से बेरिश है। सीएलएसए अभी भी बिकवाली के रहे थे, ऑलमोस्ट आधा लक्ष्य दिया, 400 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 260 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। ये कह रहे हैं कि लगातार 8 सालों से अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रदर्शन है कैश के बेसिस पर वो काफी खराब देखने को मिला है। ऑपरेटिंग लिहाज से भी अगर आप देखें तो इनके नतीजे कमजोरी देखने को मिले थे और करीब 2200 करोड़ का जो केपेक्स इस वित्त वर्ष कर रहे हैं, तो उसके चलते भी थोड़ा सा एक दबाव देखने को मिलेगा। तो सीएलएसए पर बेरिश है, माफ कीजिएगा बायोकॉन पर बेरिश है सीएलएसए। और लगातार 8 सालों से स्टॉक नीचे आ ही नहीं रहा है उनके टारगेट पे। आशीष ये बात भी सही है, 260 रुपए का भगवान जाने कभी तो आएगा। ये ऐसे ही एक केस पहले टाटा मोटर्स में हुआ था एक बार, जब टाटा मोटर्स पे लगातार सीएलएसए कई सालों तक बेरिश रहा, उनका लेवल ही नहीं आता था, ऊपर ऊपर जाता। फिर एक बार मार्च 2020 आया कोरोना वाला, जिसमें टाटा मोटर्स 80 रुपए बिक गया, तो फिर उसे टारगेट अचीव माना गया। हो सकता है कभी ऐसा भगवान न करे आ जाए मार्केट में फॉल, तो बायोकॉन कभी 260 आ जाए तो अलग बात है। फिलहाल तो लगता नहीं। सीएलएसए की रिपोर्ट लंबे समय से है सेल की, लेकिन लेवल्स वो आते नहीं। आइए लेवल्स वो आते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं, और फिर से करते हैं आज की शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ।
पिक ऑफ द डे। कुणाल जी सुप्रभात, करिए शुभ शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आज मैं और राकेश जी एक जॉइंट पिक देने वाले हैं और उसकी वजह अनिल जी यह है कि कल शाम मैं और राकेश जी वर्चुअल चाय पर चर्चा कर रहे थे अनिल जी, और बातों बातों में अनिल जी हमारा फेवरेट टॉपिक है वैक्सीन। अच्छा। तो वैक्सीन की चर्चा चल रही थी और एक ही कंपनी को लेकर हम दोनों बुलिश हो गए। ये स्टॉक है अनिल जी स्ट्राइड्स फार्मा, जो कि हमारी आज पिक ऑफ द डे है। अनिल जी, इसमें विशेष बात यह है कि स्ट्राइड्स फार्मा का एक वैक्सीन कारोबार है स्टेलिस के नाम से, जो कि दूसरी सबसे बड़ी कैपेसिटी है इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के बाद। तो हमारा ये मानना है अनिल जी कि स्टॉक में आपको एक बहुत बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। तो स्ट्राइड्स फार्मा हमारी पिक ऑफ द डे है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। 770 770 का स्टॉप लॉस है, 870 870 पहला टारगेट, 950 915 दूसरा टारगेट। तो स्ट्राइड्स फार्मा है ज्वाइंट पिक ऑफ द डे मेरा और कुणाल जी का। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। बिल्कुल सुप्रभात। और वर्चुअल चाय पर चर्चा कल देर शाम हुई, तो मैं श्योर हूं कि आपने चाय ही पी होगी कुणाल जी। बाकी पे और दूसरे मामलों पे मैं टिप्पणी करने से परहेज कर रहा हूं, लेकिन हाँ, स्ट्राइड्स फार्मा, इसके लिए तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एसआईपी स्टॉक है हमारी पहली सीरीज में यही एकमात्र स्टॉक है जिसने अब तक निराश किया है। मतलब हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से 10, 12, 15% जो भी है उतना नीचे है। मेरे ख्याल से 910-15 के आसपास हमने रिकमेंड किया था, 900 के आसपास होगा शायद। तो यही एकमात्र सबसे मतलब खराब परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक एसआईपी सीरीज 1 का यही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी नजरें इनायत हुई है, तो अब इस स्टॉक के भी दिन फिरेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे को समझ में आ रहा है वो है एलएनटी के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद अब वापस से ऊपर का मूव का शुरुआत हुआ है। कल पहला दिन था, अब स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 1505 1560 के आसपास एलएनटी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 1480 का, और ऊपर में टारगेट बनेगा 1540 से 1550 तक का। तो एलएनटी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग क्यों आती है सुमित जी कि जिस दिन आप शाम को बड़े बिजी रहते होंगे कुछ फैमिली फंक्शन में या घर के काम काज में, तो उस दिन सुबह पिक ऑफ द डे के तौर पर आप एलएनटी दे देते हो कि चलो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, खाली लेवल थोड़ा सा ऐसा देखा फटाक से लेवल सामने आ गया, आज दे दो। यही ऐसी फीलिंग आती है मुझे। ये सही है? नहीं अनिल जी, ये फीलिंग बिल्कुल भी आपकी सही नहीं है। बकायदा स्टडी करके, बकायदा सोच समझ के, बकायदा लेवल देख के स्टॉक दिया गया है। स्टडी करके लाते बंसल जी, स्टडी करके लाते तो 50-100 के ऊपर का लाते नहीं। देखो ये बात पक्की क्यों बंसल जी? नहीं बिल्कुल अनिल जी सही बोल रहे हैं। अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि आज सुमित जी से मजाक ना करा जाए अनिल जी, आज वो आ गए हैं तो यही बहुत है। कल जिस तरीके से इन्होंने खुशी जाहिर करी थी ऑफिस आने की अनिल जी, मुझे तो लग रहा था शायद ये दोबारा से अवकाश में जाएंगे और वन पीस में अनिल जी दोबारा हंसते खेलते टीवी पे दिख रहे हैं। तो अनिल जी हम लोगों को इसी में खुश होना चाहिए। वापस आज देख लीजिए घर की फ्रेम में बैठे, एक दिन की खुशी थी, वापस आज घर की फ्रेम दिख रही है। वो जब खाली सुमित जी को दिखाइए स्क्रीन पे पता चल जाएगा। मुझे लग तो ऐसा रहा है कि घर पे ही बैठे हैं। हाँ, फीलिंग तो घर वाली आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं। हाँ देख लीजिए, घर से एक ही दिन में घर पहुंच गया। कहाँ जाएगा आदमी, देखिए घूम फिर के वहीं जाना है। सुमित जी सही जगह पहुंच गए। जी सुमित जी। अनिल जी, एक तो कल एक दिन में आपने बिल्कुल सही कहा, आज वापस से वीकनेस लग रही है तो मैं ऑफिस नहीं गया। और दूसरा आप वाला डायलॉग जो है घर पे सबने सुन लिया तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट भी है। चलिए बढ़िया है, स्वास्थ्य लाभ करें, हेल्थ का ध्यान रखें, जितना आपका शरीर माने उतना ही काम करें, आराम से कॉल्स कम दें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कॉल देने में फिजिकल मेहनत लगती नहीं, मेंटल वो आप देते रहें, बाकी दूसरे काम कम कर लें। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। देखिए दो स्टॉक्स है, एक कैश का है और एक एफएनओ सेगमेंट का है। तो पहले कैश सेगमेंट की बात करेंगे। मैन इंफ्रा ये स्टॉक है, ये बाय करने की सलाह है।
62.30 का क्लोज है, 60 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 66 और 68 ये दो टारगेट्स आज के लिए मान के चलने चाहिए। दूसरा स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट का है, वो है मुथूट फाइनेंस, जिसके ऊपर हमने कल भी बात की थी। मुथूट फाइनेंस जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग भी मिली है, मैंने कहा था 1560 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि अभी 1600 के टारगेट्स आज के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। 1545 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 1545 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें 1600 के टारगेट के लिए मुथूट, और मन इंफ्रा 66 से 68 का टारगेट। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर पिक ऑफ द डे हैं, दो स्टॉक्स हैं, कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं दोनों ही। पहला स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स, MHRIL जिसका टिकर है अनिल जी। कल एक शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आया, और उससे पहले स्टॉक ने ऑलरेडी 540-550 के ऊपर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को निकाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे माफ कीजिएगा 240-250 के जोन को निकाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में आज के सेशन में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आएगी। 283 का अनिल जी क्लोज है, यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 302 रुपए का पहला टारगेट, 310 रुपए का दूसरा टारगेट, 274 रुपए का स्टॉप लॉस। तो ये है अनिल जी पहली पिक ऑफ द डे महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स। और दूसरी पिक ऑफ द डे है अनिल जी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में। यहाँ पर भी अनिल जी एक बहुत ही शानदार पैटर्न जो है वो इन प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि आज के सेशन में यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 513 रुपए के आसपास का क्लोज है अनिल जी। 504 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 540 और 550 के दूसरे टारगेट्स के लिए यहाँ पर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में खरीदारी की राय। ओके, तो ये है तमाम स्टॉक्स जो आपको पसंद है, महिंद्रा हॉलीडेज और साथ ही वेस्ट लाइफ। आइए अविनाश जी से भी पूछते हैं उनकी पसंद का शेयर आज के लिए। अविनाश जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी हमारा जो स्टॉक ऑफ द डे और जो अगले 6-8 महीने के लिए जो इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा वो M&M रहेगा। हमको लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में हालांकि पहली तिमाही थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी सेकंड कोविड वेव के कारण, लेकिन जिस प्रकार से इनका ट्रैक्टर का बिजनेस ग्रो किया है और जिस प्रकार का इनका कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये महिंद्रा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स काफ़ी आकर्षक है अगर किसी को 6-8 महीने के निवेश करना है। हमको लग रहा है कि सबसे अंडर वैल्यूड और जो अट्रैक्टिव स्टॉक है ऑटो स्पेस में ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है। हमको लग रहा है कि होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY22 में नॉर्मल सी अगर आती है तो नॉट ओनली ऑटो और ट्रैक्टर बिजनेस बट इनके सारे जो कंपोनेंट बिजनेस है यहाँ पे भी अच्छी बढ़त मिलेगी। तो यहाँ पे एक स्लोली एक्यूमुलेट करें। हमको लग रहा है कि 850-875 का टारगेट प्राइस 6 से 8 महीने में पॉसिबल लग रहा है। ओके, तो M&M अविनाश जी की कन्विक्शन पिक है। पहले भी इस पर राय दे चुके हैं अविनाश जी और दोबारा उनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। NMDC सुमित जी लगातार चर्चा में रहा है और ऑफर फॉर सेल फाइनली आ गया है। बाजार का अनुमान था कि कभी ना कभी तो आएगा। ऑफर फॉर सेल आया है, लगभग 6% के डिस्काउंट पर है। NMDC के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए अगर आज गैप डाउन होता है तो। नीचे आएगा स्टॉक तो डिप्स पे स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी है। स्टॉक के अंदर लोअर लेवल्स पे 170-168 के आसपास डिप्स पे खरीदारी करें। जैसे ये 1-2 दिन का इसका माहौल खत्म होगा न्यूज का, उसके बाद स्टॉक के अंदर बिल्डअप होगा और ऊपर पे 180 से 190 रुपए तक के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक के अंदर डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो डिप्स पर खरीदारी की राय है। कल भी सुस्त था और ऑफ कोर्स ऑफर फॉर सेल आया है। कल की क्लोजिंग से देखें तो लगभग 6% का डिस्काउंट है। NMDC पर फंडामेंटल राय अविनाश जी, ये फाइनली ऑफर फॉर सेल का एक जो ओवरहैंग था वो निकल जाएगा, कैसे देखना चाहिए इसे और रिटेल पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए? और साथ ही एम्फी की जो रिक्लासिफिकेशन हुई है उसमें भी ये मिड कैप कैटेगरी से अब लार्ज कैप कैटेगरी में आ गया है, तो कुछ फंड्स का भी इंटरेस्ट आगे और बढ़ सकता है। क्या राय देंगे आप NMDC पर अविनाश जी? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में OFS के कारण थोड़ा सा स्टॉक जरूर आज नरम खुल सकता है, बट अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल्स देखें और जिस प्रकार से इन्होंने अभी हाल ही में अपने आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ाए हैं, इसका बेनिफिट कंपनी को डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। हालांकि अभी ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि स्टील कंपनीज थोड़ा सा अपना प्राइस
कट कर रहे हैं, लेकिन जो बेस वैल्यू है स्टील की वो गिरेगी नहीं, और हमको लग रहा है कि स्टील का कंजम्पशन जो है वो आगे चल के भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जिनको लॉन्ग टर्म निवेश करना है, मेरे ख्याल से कम साल भर के ऊपर, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन मौका है इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इवन मार्केट से खरीदने के लिए कोई कमजोरी आती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो साइकिल हमने FY21 में देखी थी वो FY22 में भी जोरदार चलेगी और अच्छी तरह से प्रॉफिट्स बढ़ेगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि लार्ज कैप कैटेगरी जाने के बाद इंस्टीट्यूशनल फंड्स भी अपना एलोकेशन यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो करंट लेवल से जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन ओनली फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी सी कमजोरी बिकॉज ऑफ ये ओएफएस आपको ये शेयर में देखने को मिले। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, बट शॉर्ट टर्म में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, स्पेशली आज जो ओएफएस है उससे आप गिरावट और आते हुए देख सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिमांशु जी, इसके अपडेट्स आए हैं। ऑफकोर्स वाई परफॉर्मेंस तो अच्छी रही, क्योंकि पिछले साल इस समय तो काफी परेशानियां थी लॉकडाउन की वजह से। तिमाही दर तिमाही सुस्ती जरूर देखिए जो इनका अपडेट बता रहा है। चार्ट्स कैसी दिखती है हिमांशु जी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? दीपांशु, देखिए चार्ट मैं कहूंगा कि इस वक्त न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी में है। यहाँ पर 1000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने लिया है मल्टीपल टाइम्स, और ऑन द अपसाइड 1080 1100 के आसपास यहाँ पर स्टॉक हर बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई खास अभी किसी तरह का ट्रेंड डेवलप होता हुआ शायद ना बनता हुआ नजर आए। लेकिन हैविंग सेड दैट 1980 के अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर वहां पर कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अविनाश जी आपका फेवरेट स्टॉक रहा भी है, लेकिन यहाँ पर भी अपडेट जो आया है तिमाही दर तिमाही थोड़ी सी एडवांसेस में कमी आती हुई दिख रही है। 3% नीचे, डिपॉजिट्स 2% बढ़ती हुई नजर आ रही है, और रिटेल एसेट्स 1%, यानी कि स्टेबल क्वार्टर कह सकते हैं, कोई ग्रोथ नहीं है खास। कैसे देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? इनफैक्ट अनिल जी, ये नंबर्स सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरी बैंकिंग स्पेस के लिए आपको ये नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट देखने को मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि जो ग्रोथ नंबर्स आएंगे वो सितंबर के बाद आएंगे। ये नंबर्स डेफिनेटली इतने एनकरेजिंग नहीं है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, बट मेरे हिसाब से प्राइस डेफिनेटली अभी भी अट्रैक्टिव है। अगर जिन लोगों ने पहले ये स्टॉक खरीदा नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, तो कोई कमजोरी अगर इस नंबर से आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY22 में ग्रोथ रिज्यूम होगा, और सबसे बड़ी बात इनका जो कासा है वो करीबन 47-48% पहुंचा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो ये 6% 7% सेविंग्स बैंक पे देते थे, अभी इन्होंने कटौती करने की बात की है। तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ फंड्स में थोड़ी सी मदद मिलेगी और ये आगे चल के इनको फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस न्यूज के कारण थोड़ा बहुत स्टॉक में आज शायद नरमी देखने को मिले। थोड़ी नरमी आज स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर यह है आपके लिए राय।